गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज आपकी होस्ट पीयूष वर्षिनी महापात्र हूँ। तो आज हम इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन। और ये हाईलाइट करने की किस तरह से हम ड्रॉट्स और डेजर्टिफिकेशन से रिकवर कर सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि किसी भी ज़मीन का सूखा पड़ जाना या फिर ख़राब हो जाना हमारे आज के समय के सबसे प्रचलित एनवायरमेंटल इश्यूज़ में से एक है, क्योंकि अभी तक हमारे वर्ल्ड वाइड जितने भी ज़मीन हैं उनमें से 40% ज़मीन ऑलरेडी डिग्रेडेड कंसिडर की जा चुकी है। एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है फूड सिस्टम का फाउंडेशन होता है, क्योंकि 95% हमारे दुनिया भर का खाना एग्रीकल्चरल लैंड के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसमें से 1/3 लैंड जो है अभी तक सूखे से प्रभावित हो चुकी है, जिसके वजह से अप्रॉक्सीमेटली दुनिया भर में 3.2 बिलियंस को फेस करना पड़ रहा है बहुत सारे इश्यूज। पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के लोगों को या फिर स्मॉल स्केल फार्मर्स को इन्हीं इश्यूज़ के वजह से प्रभावित होना पड़ता है, जो कि डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए, जो कि हमें हमारे आज के वेबिनार पे लाता है। हमारे आज के वेबिनार के थ्रू हमारी यही कोशिश रहेगी कि किस तरह से हम अर्बन और रूरल लेवल पे एक यूनिटी ला सके अगेंस्ट ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इसलिए मैं हमारे आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, अरविंद साइनी जी। अरविंद साइनी जी जो कि एक बी कीपर और फार्मर है सहारनपुर यूपी से। इन्होंने कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स में काम किया है फार्मर्स के लिए और कई सारे बी कीपर्स के बैठकों में भी भाग लिया है। साथ ही साथ इन्होंने एक वेबिनार में स्पीकर के तौर पे भी अपीयरेंस किया है, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक बहुत ही वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण सिंह राठौड़ जी, जो कि एक कॉर्पोरेट लीडर और परफॉर्मेंस फैसिलिटेटर है, और वो एक नेचुरल फार्मर और टीचर, साथ ही साथ एक देसी काऊ कीपर भी रह चुके हैं। अरुण जी एक टीचर होने के तौर पे इन्होंने कई हज़ार लोगों को ट्रेन किया है फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और कई सारे एमएनसीज और लोगों को हेल्प किया है उनके कल्चरल और डेवलपमेंट नीड्स को एड्रेस करने में। पूरे जागो भारत के टीम के तरफ से मैं वेलकम करना चाहूँगी अरविंद जी और अरुण जी का। नमस्ते। सो प्लीज़ आप लोग इस इशू को एड्रेस करें आज के वेबिनार के थ्रू। Okay, good evening everyone, and to thank Jago Bharat Front to arrange this talk. And मैं एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं काफ़ी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से मैं केमिकल फ्री फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और पिछले 12 साल से मैं एनवायरनमेंट को भी स्टडी कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक फार्मिंग और एनवायरनमेंट ये दोनों साथ में चलने वाली चीज़ है। और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे देश की 55% जो ज़मीन है वो खेती के अंडर आती है, और क्लोज टू 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो खेती या खेती से जुड़े कामों में कार्यरत है। तो ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है। उसके अलावा जो दूसरा फैक्ट ये है कि मोर देन 60% जो हमारा पानी है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है। दैट मीन्स अगर आपने एक एग्रीकल्चर को फिक्स कर लिया, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम को अगर आपने फिक्स कर लिया, तो आप देश की ऑलमोस्ट 60% जो जनता है आप उनको फिक्स कर देते हो। क्लोज टू 60% जो हमारा लैंड मास है आप उसको हील कर देते हो, और क्लोज टू 60% जो हमारी पानी की ज़रूरतें हैं आप उसको फिक्स कर लेते हो। सो इसलिए मेरी वो स्टडी वहाँ से स्टार्ट हुई, एंड वहाँ से हमने धीरे धीरे समझा कि एग्रीकल्चर का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और बाद में एनवायरनमेंट का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पिछले 4-5 सालों से हम रेगुलरली ये देख रहे हैं कि किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई फसल पे लोगों को नुकसान होते ही जा रहा है। ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि लोगों को अपनी फसल का एक अच्छा परसेंटेज मिल गया हो जो उन्होंने हार्वेस्ट किया हो। तो इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, और उन इश्यूज को हम एक्चुअली काफ़ी सिंपल तरीके से एड्रेस कर सकते हैं।
ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनके सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। सो हमारी आज की बहुत सारी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो असल में सॉइल इशू है, और सॉइल इशू जो है वो हमारे दो रीजन से, एक एग्रीकल्चर और दूसरा हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट चल रहा है उसकी वजह से। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में मुझे लगता है कि हम सॉइल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब फसल पे काम कर रहे हैं। एक किसान खेत में जाता है और वो अपनी फसल देखता है, और फिर वो फसल में क्या कमी है वो उस हिसाब से फर्टिलाइजर्स खरीद के ले आता है और वो फर्टिलाइजर डाल देता है। और अगर फसल पे किसी तरीके का पेस्ट अटैक होता है तो उसे जो पेस्टिसाइड मिलता है वो पेस्टिसाइड लाके वो छिड़क देता है। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस चालू है कि हर चीज को हमको लगता है कि एक पैकेट खोलेंगे और उसका सोल्यूशन हो जाता है, ओके, कल की चिंता ना करते हुए। यही सबसे बड़ा रीजन है कि भारत में ही हम 30% से ज्यादा जो जमीन है उसको खो चुके हैं, ओके। अच्छा, खोने से क्या मतलब ये है कि वो कभी भी काम नहीं आ सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर अपने आप को रीजनरेट करना बहुत अच्छे से जानता है। आई एम श्योर यहाँ पे जो भी लोग शहरों में रह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन्स थे, तो लॉकडाउन के हार्डली 6 महीने के भीतर भीतर हमने नोटिस किया कि बहुत सारी चिड़िया आने लग गई फिर से शहरों में, इजंट इट? ये हम सबने नोटिस किया ये चीज। मतलब नेचर जानता है उसको अपने आप को हील कैसे करना है। प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को ठीक कर सके, उसके लिए हम खुद उसका रोड़ा बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एक बार साइड में होके नेचर को सीख के, और फार्मिंग जो नेचुरल तरीके से होनी चाहिए हमको वैसे करनी चाहिए, okay? इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे जहाँ पे लैंड काफी कुछ डीजनरेट हो चुका है, काफी कुछ जो डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, वी हैव टू अंडरस्टैंड सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉइल में कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट का काम जो होता है वो बिल्कुल स्पंज की तरह एक्ट करता है। मतलब 1 ग्राम कार्बन जो है वो 6 ग्राम पानी को पकड़ने की मदद करता है। सेकेंडली, कार्बन कंटेंट जब होता है तो सॉइल में एयर जो ज्यादा होता है, सॉइल में हवा का कंटेंट ज्यादा होता है। सॉइल में अगर हवा का कंटेंट ज्यादा होता है तो जो सॉइल कॉम्पैक्शन होता है, मतलब जो क्रिकेट के पिच की तरह जमीन हो जाती है, ओके, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते, वो नहीं होता है। ओके, सो सॉइल कॉम्पैक्शन जो है उसको रोकने के लिए हमको कार्बन चाहिए। सेकेंडली, सॉइल जो है वो एक लिविंग इकोसिस्टम है। इसका मतलब मिट्टी और कचरे में फर्क होता है, ओके। जो डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि मिट्टी जो है वो कचरा बन चुकी है, इट हैज बिकम डर्ट, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल जो मिट्टी होती है वो लाइफ से परिपूर्ण होती है, उसके अंदर हजारों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हजारों किस्म के कीड़े रहते हैं उसके अंदर। दैट मीन्स अगर हमको सॉइल फर्टिलिटी लानी है, इसका मतलब सॉइल में फिर से जीवन को लेकर आना है, ओके। और सॉइल को जीवन इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो है देसी गाय को यूज करना, ओके। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट चालू किया था तो मैंने काफी सारी जगह पे जो बंजर लैंड था वहां पे हमने गाय को चराना शुरू किया। एंड जो उसके बाद में हमने सॉइल में जो चेंजेस देखे वो कोई जादू से कम नहीं था कि वो कैसे हो जाता है। एंड वी नोटिस कि एक सॉइल का प्रोसेस होता है जिसको बायोटर्बेशन बोलते हैं। बायोटर्बेशन बेसिकली सॉइल पे कोई भी अगर ऑर्गेनिक चीज गिरती है तो वो सॉइल उसको किस तरीके से सड़ाती है और बाद में वो खुद सॉइल बन जाता है। इस प्रोसेस को बायोटर्बेशन बोलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जब देसी गाय उस जमीन पे चरती है और उस जमीन पे जब उसका गोबर गिरता है तो वो बायोटर्बेशन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। और अब यूजुअली मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देसी गाय ही क्यों? तो एक 2016 में एक सर्वे में ये प्रूव हुआ था कि सॉइल जो उपजाऊ होती है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंटेंट होता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होते हैं और जो उनका रेशियो होता है, जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, वो काफी कुछ मेल खाता है हमारी देसी गाय के गोबर में। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये है कि देसी गाय की जो आंत होती है उसमें कल्डिसैक पाउच नाम की एक चीज होती है
जो बेसिकली जो भी वो चारा चरती है उसमें वो पाउच के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस चारे को डाइजेस्ट करने में, पचाने में मदद करते हैं। सो ये उसके पीछे का साइंस है कि क्यों देसी गाय का हम ज्यादा मेंशन करते हैं। ओके, सो ये उसके पीछे एक रीजन है। और जब देसी गाय वहां पे चरना शुरू करती है तो एक और चीज हम ये नोटिस करते हैं कि देसी गाय कभी भी जो एग्जिस्टिंग, अगर एक जगह पे गोबर पूरा पड़ा है तो वो कहीं भी उसके ऊपर जाके फिर से गोबर नहीं करेगी, वो एक दूसरी जगह ढूंढ के वहां पे गोबर करती है। इसका मतलब है कि उसका डिजाइन ऐसा है, नेचर में उसका डिजाइन इस तरीके का है कि वो गोबर को भी वेस्ट नहीं करती है। उसको पता है जहां पे ऑलरेडी गोबर है मुझे वहां पे गोबर नहीं करना है, जहां पे नहीं है मुझे वहां पे करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो सॉइल खराब हो चुकी है उसको हम फिर से उजागर कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका है, जो आपके एरिया में छोड़ी हुई जमीनें हैं जहां पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ उग रहा है, जो कोई उगा नहीं रहा है, उन चीजों को बंजर जमीनों में फिर से डाला जाए। ओके, वो इसलिए क्योंकि जो भी नेटिव पेड़ पौधे होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है, जिस तरीके से वो जमीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो असल में जो भी ये पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य की ऊर्जा है उसको लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसका हार्डली 30% खुद के लिए यूज करते हैं, और बचा हुआ 60 से 70% वो अपनी जड़ों में नीचे ले जाते हैं। और ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सब उसकी जड़ों के आसपास जाते हैं वो ग्लूकोज को खाने के लिए, और वहां से ये एक्सचेंज शुरू होता है। तो पेड़ को उगने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, या उसको पोटेशियम चाहिए, उसको फॉस्फेट चाहिए, जो भी आप मिनरल्स का नाम लें, वो सब जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। और ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरियाज होते हैं जो उन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ब्रेक डाउन करके उसको अवेलेबल करवाते हैं पेड़ को, पौधों को। तो ये एक एक्सचेंज चलता है पेड़ पौधों में कि एक पेड़ जो है या जो पौधा है वो अपनी जड़ों के थ्रू ग्लूकोज इन जीवाणु सूक्ष्माणु को देता है, और बदले में ये जीवाणु सूक्ष्माणु नाइट्रोजन या पोटेशियम उस वहां पे जमा करते जाते हैं, और ऐसे ही एक पेड़ फलता फूलता है, और ऐसे ही नीचे जमीन भी अच्छी बनती चली जाती है। तो जंगल में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पे कोई यूरिया की बोरियां नहीं डाल रहा है ले जाके। तो ये जंगल हरे क्यों है, और जब तक हम जाके उसको काटते नहीं है तब तक वो क्यों खड़े रहते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि एक इकोसिस्टम है जो सेल्फ सस्टेनिंग है, और हमने क्या किया है, हमने खेतों में जाके उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम वहां पे महीनों तक जमीन को खुला छोड़ देते हैं, वहां पे सूर्य की रोशनी चलती रहती है, जमीनों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते चले जाते हैं, जमीनों में से कार्बन जो है वो जल जल के ऊपर हवा में जाता रहता है, और ये इस तरीके से एक भेड़ चाल में हम खेती कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमारी जमीन बंजर होती चली जा रही है। ओके, अब मुझे लगता है कि अगर आप लोग को कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिस्कशन करना है या कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, तो मैं एक बैकग्राउंड सेट करना चाहता था, और सेकेंडली मैं भी अरविंद सैनी जी को भी सुनना चाहता था। सो आई थिंक आई विल पास इट ऑन टू हिम। अरविंद सैनी जी, प्लीज ओवर टू यू। सबसे पहले ये वेबिनार का जो आयोजन किया गया है जागो भारत की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और विश्व सूखा दिवस जो आज हम 17 जून को मनाते हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि प्रकृति को हम लोगों ने ही बचाना है। और आप जिस तरीके से हम आज बढ़ती जनसंख्या, मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही नहीं पूरी पृथ्वी के अंदर और सबसे ज़्यादा दंश हमारा देश झेल रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए ज़मीन चाहिए, और हमारी जो ज़मीनें हैं वो सारी आबादी में बढ़ती जा रही हैं। शहरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जितना हमारा भूजल है पृथ्वी का, जितनी हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से भी लोग ज़्यादा उसको यूज कर रहे हैं।
और रही बात पेड़ों की, पेड़ ज़्यादातर हाईवे के किनारे थे या सड़कों के किनारे थे, कहीं पर भी थे, वो लगातार काटे जा रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। मैं एक किसान हूँ और मैं पिछले 22 साल से मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, और मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। मैं फिलहाल अपनी मधुमक्खी की अपेरी पर ही बैठा हूँ। ये मेरे मधुमक्खी के बॉक्स लगे हुए हैं यहाँ पर। पिछले 22 साल में हमने, हमारी मधुमक्खी जो है, आप सभी लोग भी जानते होंगे, मधुमक्खी एक इंसान को जीने का एक रास्ता सिखाती है। हमसे पहले जिस तरह एक सेना का सेनापति होता है और वो किसी युद्ध में खुद आगे चलता है, उसी तरीके से जीवन में मधुमक्खियां हमारे आगे चल रही हैं। जो भी परेशानियां मधुमक्खियां झेलती हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उनको फेस करते हैं। कितने ही एरियाज में इंडिया के अंदर मैंने करीब करीब, भारत के अंदर हमने 15-16 स्टेट, 17-18 स्टेट घूम लिए हम अपनी मधुमक्खियों को ले जाकर। तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हमने फेस की है कई स्टेट के अंदर। यदि वहाँ पे बरसात समय पे ना हो तो वहाँ पे अकाल बिल्कुल पड़ सकता है। हम पूरे राजस्थान का सर्वे करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल 2000 फीट तक भी, किसी किसी एरिया में 2000 फीट भी पानी नहीं है। और सूखे की जो समस्याएं हैं वो निरंतर ऐसे एरिया में इतनी बढ़ चुकी हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी मधुमक्खियां निरंतर उन एरियाज में काम नहीं करती हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं जहां पर पानी नहीं है। आप सभी को पता है कि जल ही जीवन है। सूखे से निपटने के लिए हम लोगों को, सभी को, हमने अभी अपने जितने भी हम मधुमक्खी पालक हैं देश के अंदर, हम 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। इस साल हमारा एक टारगेट है कि हर एक बंदा 10-10 पेड़ लगाएगा, जो जिस एरिया में भी रहेगा, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी पर भी हो। हमने पेड़ों की ओर आना पड़ेगा, प्रकृति को बचाना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट से, पर्यावरण मंत्रालय से भी यही मांग है कि हमारे जो नदियां हैं, नदियों के किनारे कम से कम आप आधा किलोमीटर का एक कॉरिडोर ऐसा बनाइए पेड़ों का, दोनों साइड में 500-500 मीटर आप ऐसे पेड़ लगाइए जिससे हमारा पर्यावरण ये बचा रहे। क्योंकि आने वाले समय के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि यदि जल, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि चेन्नई शहर के अंदर 2000 फीट पर भी पानी नहीं है, वहाँ का पानी ख़त्म हो चुका है ज़मीन का। क्योंकि सब जगह कंक्रीट बिछ चुका है। जितनी हमारे यहाँ पर बरसात होती है वो सारा जल एक साथ बह करके किसी निचले स्तर पर पहुँच जाता है। ज़मीन पानी नहीं पी रही है। जो ज़मीन पानी सोखती है ना हमारी, वो निरंतर पानी नहीं मतलब ले रही है। दूसरी चीज़, पर्यावरण के अंदर भूजल इतना नीचे जा चुका है कि सरकार को भी इसके उपाय करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी इसमें अवेयर होकर खुद अपने आप आगे आना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आने वाले 20 साल के बाद हमें पानी, जैसे आज 20 रुपए की हम बोतल लेकर पीते हैं, आने वाले टाइम में पानी ही हमें उपलब्ध नहीं होगा। हमारी जेब में पैसा जरूर होगा, लेकिन भोजन और पानी ही सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की। फसलों के अंदर भी हमें इसका एक दायरा करना होगा कि जो फसलें कम पानी की होती हैं हमें वो लगानी होंगी। मैं सहारनपुर से आता हूँ। हमारी बेल्ट में इस साल क्या है मैं आपको बताऊंगा, सभी मेरे साथी जितने भी सुन रहे हैं। इस समय जून के महीने में धान की खेती किसानों ने इतनी कर रखी है कि वहाँ का वाटर लेवल हमारे यहाँ का टूट चुका है। जून में धान, वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से बिजली अच्छी आ रही है तो किसानों को चाहिए ज़्यादा लाभ, लेकिन किसान क्या करे, वो तो जब उस अपनी ज़मीन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। एक फसल काटने के साथ ही वो दूसरी फसल लगा लेते हैं। जिन एरिया में हमारे यमुना नदी हमारे गांव के करीब 7 किलोमीटर दूर बहती है, हमारे गांव में थोड़ा वाटर लेवल ठीक है अभी, लेकिन वो भी कम से कम इतना नीचे जा चुका है कि हम ज़्यादातर ज़मीन से पानी का दोहन करते जा रहे हैं, ज़्यादातर फसल लेने के चक्कर में। तो हमें सूखे जैसी समस्याओं से अभी से निजात लड़ना होगा। अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में भूखमरी के कगार पर रहेंगी। बाकी आप सब लोग अपने विचार रख सकते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जी।
जी, अरविंद जी, अरुण जी, आप दोनों ने जो भी कहा है, हम सभी इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। हम सभी आए तक देखते हैं कि ये सब चेंजेस अभी भी हो रहे हैं और किस तरह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है। तो पहली बात तो मैं अरुण जी से पूछना चाहूँगी कि आप जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड प्रैक्टिसेस को इतने आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा परिमाण में प्रचार किया जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्यों अभी तक किसान जानते हुए कि इस तरह से यूज़ करने पे इतना फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे उनके सॉइल को नुकसान होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों अप्रोच नहीं कर पा रहे अभी तक? ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं आपसे जो शेयर करूंगा वो मेरा ऑब्जर्वेशन है ऑन द ग्राउंड। देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब बेसिकली ये चीजें किसानों को बताई गई थी कि आपको ऐसे बीज मिलेंगे और हम आपको ऐसी चीजें देंगे कि जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये सेम जो है वो आज 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जब किसान ये प्रैक्टिस करते आए हैं। तो इन मेनी केसेस किसान भूल चुका है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है। कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है ये असल में हमको शब्द यूज नहीं करना चाहिए। ये हमको इसके लिए शब्द यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑर्गेनिक जो वर्ड है ये है ही ब्रिटिशर्स की देन हमको। ठीक है, तो ये कंपोस्ट बनाना इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। इसका पहला एक्सपेरिमेंट 1945 में हुआ था इंडिया में। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप भारत की हिस्ट्री में जाएंगे तो हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे उसको आप बोल सकते हो इट वाज नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम नेचर को स्टडी करते थे और हमने नेचर को स्टडी करके ये समझा कि नेचर में चीजें कैसे उग रही है, और फिर हमने उस नेचर को हमारे खेतों में रेप्लिकेट किया। इनफैक्ट हमारे देश में कई सारे ऐसे जंगल है जहां पे आपको फ्रूट ट्रीज मिलेंगी, और वहां की जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो असल में जंगल की तरह खेती करते थे। मतलब आप एक खेत में जाओगे तो वो जंगल दिखेगा आपको, लेकिन उस जंगल में सारी की सारी चीजें वो उग रही है जो आपके खाने पीने के लिए काम आएंगी। ओके, सो ये जो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ज्यादा नेचर से जुड़ी हुई है। पिछले 30 सालों ने हमारे किसानों को नेचर से काट के रख दिया, और इसलिए हमारा जो किसान है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुकानों में ढूंढता है। ओके, उसको ये लगता है कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कोई और बताएगा। ओके, लेकिन हमारे एरिया में ना, मैं जहाँ पे नॉर्थ राजस्थान जहाँ को मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे बोलते हैं खेती धनिया सेती। इसका मतलब है कि खेती तो जो धनी होता है, मतलब जो उस जमीन का ओनर होता है, उसके बिना नहीं हो सकती। लेकिन आज ऐसे कितने किसानों को मैं जानता हूं जो अपने खेतों में जाते ही नहीं है। उन्होंने खेतों में किसी और को रखा हुआ है और वो उनके साथ में हाफ शेयर करते हैं कि भाई जो भी होगा ना हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो या तो किसान भूल चुके हैं खेती कैसे करना है, और कुछ केसेस में किसानों ने खेती करनी छोड़ रखी है। ओके, सो सबसे पहला रीजन ये है कि किसान इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये कैसे करते हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन ये है कि कुछ किसान जो ये सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ओके, उस केस में ये होता है कि वो पूरी तरीके से चीजों को समझे बिना करते हैं। मतलब जैसे श्रीलंका ने किया कि ओवरनाइट हमने सब कुछ ऑर्गेनिक कर दिया और हमको पता नहीं है ये कैसे होता है, लेकिन हमने ऐसा सुन रखा है कि भैया अगर आप गोबर की खाद डाल दो, आप कंपोस्ट डाल दो और आप बीज बो दो तो उससे खेती हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं होता है। ओके, श्रीलंका के साथ क्या हुआ हम सबने देखा है ना। सो इसमें क्या है, आपको पूरा सिस्टम समझने की जरूरत है। इसमें सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको चाहिए देसी बीज। हाइब्रिड बीज से आप नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते, और वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाइब्रिड बीज जो है, जो एक लैब में बने हैं, इनका डिजाइन होता है कि ये जल्दी उगते हैं, बहुत जल्दी ये उगना शुरू होते हैं। इसका मतलब इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा और बहुत कम समय में होती है।
जो कि नेचर में नहीं होता। ओके, नेचर में चीजें रोबस्ट होती है, सस्टेनेबल लंबे समय तक चलने वाली होती है, लेकिन वो धीरे धीरे होती है। ओके, तो आप हाइब्रिड बीज यूज करके नेचुरल फार्मिंग आप करेंगे तो 100% आप फेल होने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए देसी बीज। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, देसी बीज आपके एरिया के होने चाहिए। एक नॉर्मल किसान ये देखता है कि कौन सी चीज की रेट ज्यादा है, कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, ये सोचना उसका गलत नहीं है, लेकिन जब तक हम उगाएंगे नहीं, हम कैसे जानेंगे कि वो सच में हमको फायदा देगा कि नहीं देगा। तो आप छोटे प्लॉट में कमर्शियल चीजें उगाएं जो एग्जॉटिक चीजें हैं, और आप मेजर प्लॉट में आपके एरिया को बिलोंग करने वाले देसी बीज उगाएं। उसमें आपकी सक्सेस रेट स्ट्रेट अवे मल्टीपल्स में चली जाती है। ओके, तीसरी चीज आपको चाहिए देसी गाय। अब जब मैं देसी गाय बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गीर गाय लेनी है, जो कि पिछले 8-10 सालों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं कि ये एक पर्टिकुलर गाय है जिसने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। अब अगेन मेरा कोई किसी गाय के खिलाफ नहीं हूं मैं, जो भी देसी गाय है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्रिय है सभी देसी गाय, लेकिन मेरा एक मानना है कि हर गाय को ऊपर वाले ने अपना घर दे रखा है। गीर गाय का घर है गुजरात में, आप उसे वहीं रहने दीजिए। हमारे भारत में 50 से ज्यादा किस्मों की गायें हैं। आप अपने एरिया की, जो उस एरिया को सूटेबल गाय है, आप वो लेकर आइए। वो गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी, उस गाय पे आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जो आपका लोकल एरिया में चीजें उग रही है वो खाएगी, और बहुत अच्छे से आपकी वो सेवा करेगी। तो देसी गाय से मेरा मतलब है आपके एरिया की गाय। अब वो कितना दूध देती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी देसी गाय। ऑलराइट, जब आप इन तीनों चीजों को अपनी मिट्टी के साथ जोड़ते हो तो आपकी सक्सेस की रेट मल्टीपल्स में चली जाती है। अब जो मिट्टी ऑलरेडी बंजर हो चुकी है, या जिस मिट्टी पे आप हर साल यूरिया बढ़ा बढ़ा के डाल रहे हो, जैसे शुरुआत होता था 10 किलो एक एकड़ में डालने से, आज मैं ऐसे भी किसानों को जानता हूं जो 30-30, 40-40 किलो डाल रहे हैं एक एक एकड़ में यूरिया। एंड यूरिया क्या है, यूरिया बेसिकली सॉल्ट का फॉर्म है, और नमक का नेचर होता है डिहाइड्रेट करना। तो मिट्टी में जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा, बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए दो चीजें चाहिए, हाइड्रेशन एंड टेम्परेचर। और ये दोनों भी चाहिए, इनमें से कोई भी एक अगर चला गया तो बैक्टीरिया नहीं जीवित रह पाएगा। जब आप यूरिया जैसी चीजें डालते हो, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में, आपकी मिट्टी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, और फिर वो मिट्टी उजागर नहीं रहती। तो जब आप ऐसी मिट्टी जिसको यूरिया की आदत है, उस पर आप जब शुरुआत में नेचुरल फार्मिंग करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में उसमें कम फसल होती है। ओके, और जब किसान ये कम फसल देखता है ना, तो फिर वो वापस से केमिकल डालना शुरू कर देता है कि पहले ही अच्छा था। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है कि किसान ये नहीं कर रहे। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि ये दूसरा साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइड है कंज्यूमर्स वाला, जो हम आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन असल में मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं, मुझे लगता है कि वी आर लिटरेट, वी आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, लिटरेट का मतलब है हमें पढ़ना लिखना आता है, एजुकेटेड का मतलब होता है हमें चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो हम पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये कईयों का ईगो हर्ट हो सकता है ये बात से, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग मार्केट में जाते हैं और हम सब्जियों की ये सब की रेट ना ऊपर नीचे करवा लेते हैं। सामने वाला 50 रुपए मांगता है, हम उसके 40 करवा लेते हैं, और वो 10 रुपए हम कम करवा के बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आप ना एक बार डॉक्टर के पास, भगवान करे आपको ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप गए और वो डॉक्टर आपसे ना 500 रुपए का विजिटेशन मांगता है, ठीक है, आप उसको बोलो सर 500 तो बहुत ज्यादा, आप 400 ही ले लो। हम नहीं बोलते ना ऐसा। आप किसी मेडिकल स्टोर में जाइए, वहां पे ना आप वो दवाई का रेट पूछिए, और बाद में उसको बोल दीजिए कि ये नहीं है 100 रुपए की तो बहुत ज्यादा है, मैं ना 80 रुपए ही मैंने देने हैं आपको, है ना। चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना।
मैं मान सकता हूं कि इस पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप मॉल में चले जाइए, आप मॉल में जाइए, 3,000 रुपए की जीन्स है, आप बोल दीजिए नहीं मुझे तो 2,000 में चाहिए, तो वो तो चीजें हमसे होती नहीं है, वहां पे तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन जो एक बेचारा किसान है जो 6 महीने लगातार मेहनत कर रहा है, 6 महीने वो दिन रात ये स्ट्रेस में सो रहा उठ रहा है कि कहीं बारिश ज्यादा ना हो जाए, या कहीं बारिश नहीं हो रही वहां पे प्लीज बारिश हो जाए, कहीं ठंड के मौसम में ओले ना गिर जाए, वो बेचारा दिन रात वो स्ट्रेस में रह रहा है, और वो 6 महीने के बाद में वो फसल काट के आपको लाके दे रहा है। और वहां पे हमारा इतना दिल छोटा क्यों हो जाता है? वहां पे हमें क्यों दर्द होता है कि ऑर्गेनिक चीजें महंगी है और ये वाली केमिकल वाली चीजें सस्ती है तो मैं सस्ती लूं? तो हमको केमिकल वाली चीजें सस्ते में खरीद के डॉक्टर के चक्कर काटने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको 1-1 लाख रुपए के फोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबको ऑर्गेनिक चीजों में खर्चा करने में हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो दूरदर्शिता की कमी एक कंज्यूमर, एक कस्टमर दिखाता है, जो कहने के लिए शहरों में रह रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले लेके बैठा है, 2-2, 3-3 लाख रुपए की कॉर्पोरेट जॉब करता है, सूट पहन के 10 लोगों के आगे हीरो बनता है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि मेरी जीवन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हवा, पानी और खाना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है? तो अगर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो हमने क्या एजुकेशन किया है, ये मेरी समझ से बाहर है ना? तो मेरी बात हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ी कर्कश लगे, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा, और मैं ये चीज बोल के कोई खुश नहीं हूं। मैं खुद मुंबई में रहता हूं और मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, मैं आप लोगों से कोई अलग नहीं हूं। हाँ, डिफरेंस ये है कि मैं खेत में जाके, जो किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, मैं जाके उससे सामान खरीदता हूँ, और अगर वो मुझे कोई रेट बोलता है तो मैं उससे ऊपर नीचे नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद एक किसान भी हूँ साथ में, मैं जानता हूँ इसमें कितनी मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ कि ये कितना अनसेफ है खेतों में ट्रैक्टर पे मशीनें जोड़ जोड़ के वो ट्रैक्टर चलाना। ओके, थ्रेशर जैसी मशीनों के अंदर आप बूटे डालते हो और दूसरी तरफ से अनाज निकालते हो, ये फिजिकली हजार्डस है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये मेरा शहरों में रहने वालों से भी मेरा एक निवेदन है कि कृपया आप ऑर्गेनिक चीजों की रेट ना देखें, आप उसका फायदा देखें। आप अपने बच्चों को जो चीज खिला रहे हो, आप मसाले ला ला के उसको स्वाद तो बना दोगे, लेकिन क्या वो बच्चे की सेहत पे आप कुछ अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सबके सोचने की जरूरत है, और ये हम नहीं सोच रहे। तो किसानों ने जितना हमें फेल किया है ना, उससे ज्यादा हमने किसानों को निराश कर रखा है, और हमारी वजह से किसानों में हिम्मत नहीं होती कि वो नेचुरल फार्मिंग करें, वो इन केमिकल को साइड में रखे और वो देसी तरीके से बहुत ही पौष्टिक खाना उगाए। तो ये मल्टीपल फैसेट्स हैं जिनकी वजह से एक किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता। थैंक यू सो मच, आपका आंसर काफ़ी सही था। मतलब आपने पॉइंट्स बोले हैं, हम सभी को वो पॉइंट्स रियलाइज किए हैं हमने कि हाँ, ये सब तो हमारी गलती भी है इस चीज़ में। तो मैं अरविंद जी से भी पूछना चाहूँगी कि आप भी एक बी कीपर है, आप भी एक फार्मर है, तो जैसे अरुण जी ने कहा है रीज़न, अब मैं चाहूँगी कि आप भी अपना पर्सपेक्टिव रखें कि क्यों इस तरह से नेचुरल चीज़ों को प्रैक्टिस करने में क्यों फार्मर या फिर किसान झिझकते हैं, और हम आम इंसान के तौर पे क्या चेंजेस ला सकते हैं कि उनको इनकरेजमेंट हो कि वो प्योर चीज़ें करने में और ना मेहनत है। मैडम, मैं आप सभी को एक बात कहनी चाहूँगा। अरुण सर जी ने बिल्कुल एक किसान के मन की बात कही है, जो डॉक्टर्स वाली उन्होंने बात कही है, और किसान के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जब हम खरीदते हैं, मैं अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस बता दूं। मैं शहद का काम करता हूं, और हमारा शहद जब हम निकालते हैं, हमारी एक अवेयरनेस सभी से है कि डायरेक्ट टू बी फार्मर से आप शहद लें।
आप किसान से यदि कोई डायरेक्ट चीज लोगे, हमारे बीच में आपको मैं सच्चाई बताऊं, आज हम मधुमक्खी पालक देश के अंदर हैं जितने भी हैं, रेट के लेकर एक बहुत बड़ा इशू हमारी चीजों को है। और ऑर्गेनिक शहद के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां, देखिए मैं विषय से हटके बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा आज ये मुद्दा है शहद सूखे का था, खेती किसानी का है, लेकिन मधुमक्खी पालन खेती से ही संबंधित हमारा व्यवसाय है। और सर मुंबई में बैठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हमारे मधुमक्खी पालक साथी भी काम करते हैं, गुजरात से भी हैं, वो पूरे राजस्थान में हम ट्रेवल करते हैं, बिहार में है, श्रीनगर के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरा इंडिया की खेती भी देखी है, किसानों की मतलब स्थिति भी देखी है, और खुद हम भी किसान हैं। हम लोग रेट, बड़ी कंपनियां क्या करिए ऑर्गेनिक के नाम पर हनी बेच रही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक हनी किस चीज में आता है, किस श्रेणी में आता है? जिस एरिया के अंदर कम से कम 10 या 15 किलोमीटर का ऐसा स्रोत हो जहां मधुमक्खियां किसी फसल पे ना बैठी हो, जहां पेस्टिसाइड का यूज ना हुआ हो, वो हनी ऑर्गेनिक होता है। लेकिन आज की तारीख में पैसे के दम पर ऑर्गेनिक लाइसेंस इनके पास हैं, और जिसके पास लाइसेंस होता है चाहे वो कुछ भी बेच ले। और हमारे देश के जितने भी कंज्यूमर हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, ऑर्गेनिक हनी केवल जंगलों से निकलता है, जहाँ पर 50-50 किलोमीटर दूर तक जंगल होते हैं, मधुमक्खियाँ वहाँ से शहद लेती हैं, क्योंकि वहाँ पे फसलें नहीं होती, पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता है। तो जितनी भी, अब मैं एक थोड़ी सी और आपको बताना चाहूँगा, आप ये कहेंगे शहद हमारे जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सभी शहद जम जाते हैं। आज तक हमारी लड़ाई, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे या टीवी पे अपने प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 कंपनियों के नाम लूंगा, मैं माफ़ी चाहता हूं, डाबर और पतंजलि जैसी कंपनियां हैं, क्योंकि पतंजलि के जो मालिक हैं वो तो खुद एक सरकार के मालिक हैं, उनकी तो खुद सरकार चल रही है आज की तारीख में। डाबर कंपनी का टर्नओवर कम से कम 70-80 हज़ार करोड़ का है, और इन लोगों ने टीवी के माध्यम से, बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि शहद को एक लिक्विड फॉर्म में दिखाया है हमको। लेकिन मधुमक्खी किस फूल से शहद लेकर आती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस फसल से उसने शहद लिया है। और शहद में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, ये 3 चीजें होती है। जिस फूल के अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, सुक्रोज से, वो जल्दी शहद जम जाता है। ये इसका शहद की जमने की हद है। सर राजस्थान से हैं, राजस्थान में सरसों का शहद होता है। हम कोटा में, बारां में, टोंक, सवाई माधोपुर या फिर अपना गंगानगर का एरिया, हमारा हनुमानगढ़ का एरिया होता है, सब मधुमक्खी पालक वहाँ बैठते हैं। तो सरसों का शहद निकलने के 3 दिन बाद ही क्रिस्टलाइज होता है, जैसा देसी घी होता है ना, देसी घी और नारियल का जो ऑयल और शहद, ये तीनों का एक ही रेशो होता है। ये सर्दी में जम जाते हैं, अपने आप को ये सिक्योर कर लेते हैं, और गर्मी में तुरंत ये पिघल जाते हैं। कंपनियों ने क्या कर रहा है कि हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी कि लिक्विड शहद ही अच्छा होता है, और उसके नाम पर ये आज क्या कर रहे हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं, कॉर्न और मतलब मक्का और कॉर्न सिरप जो होता है, उसको मिला करके शहद में 80% तक, FSSAI के मानक भी इन लोगों ने अपने हिसाब से ऐसे तय करा लिए हैं कि इनका FSSAI के जो स्टैंडर्ड है उनके ऊपर तो शहद खरा उतरता है, लेकिन लोग मीठा खा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई इसी को लेकर है। हमारा सरसों का शहद एक्सपोर्ट होता है USA को सारा। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो लोग शहद लेने के आते हैं, कई बार अगर हम उनसे डरते डरते कह देना कि सर 300 रुपये किलो है, वो हमसे शहद नहीं लेते हैं। आप सच्चाई मानिएगा कि हम डरते डरते रेट मांगते हैं 300, और यहाँ पे फार्म से लोग ये सोचते हैं कि ये तुमका तो खुद का निकला हुआ है, यहाँ से फ्री में मिल जाए बस। और किसान का दिल इतना बड़ा होता है, यदि कोई किसान खेत से अपनी मूंगफली की फसल काट रहा है या फिर मक्का काट रहा है, आप किसान से जाओगे तो 2-4 मक्का आपको ऐसे दे देगा, वो पैसे नहीं लेता है। और किसी कंपनी से आप एक पैकेट भी आप उदाहरण कैसे किसी तरीके से नहीं ले सकते हैं। रही बात, सर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है, किसानों को देखिए सर, जब हमारे यहाँ पर छोटी जोत के किसान हैं सभी लोग, क्योंकि ज़मीनें घटती जा रही हैं, बंटवारा हो गया भाइयों का या कुछ भी हो गया, तो वो बच्चे अब नए लड़के खेती में नहीं आ रहे हैं। जो हमारे पुराने किसान हैं, वो हमारे क्या हो गया, हमारे हर चौराहे पर पेस्टिसाइड की दुकानें हो गई। अगर आपको जरूरत भी नहीं है, बिना जरूरत के वो आपको दवाई बांध देते हैं कि सर इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ये ले लो, आपकी फसल में अच्छी रौनक आएगी, आपकी फसल
में कलर अच्छा आएगा या कुछ भी हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको। सवाई माधोपुर का एक एरिया है राजस्थान का, वहाँ का अमरूद आता है सर, और अमरूद की खेती वहाँ पे सर्दियों के अंदर जो अमरूद हमारा दिल्ली में, जयपुर में, बड़े बड़े शहरों में आता है, वहीं से आता है। तो वहाँ पे 12 साल पहले, जब हम 15 साल पहले गए थे 2010 में, अमरूद के ऊपर कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता था। तो वहाँ पर कंपनियों ने तो अपना बाजार स्थापित करना है, जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं उन्होंने तो अपना बाजार, अपना टर्नओवर बढ़ाना है। तो उन्होंने वहां पे जगह जगह पे अपनी दुकानें खोली, और वहाँ किसान, भोले भाले किसान है बेचारे, उनको ये कहने लग गए कि आपके कलर ये फसल को ज्यादा टाइम तक सिक्योर रखेगा, आपका पकने से रोकने की दवाई और अमरूद में कलर लाने की दवाई, बिना जरूरत के उनको पेस्टिसाइड की तरफ धकेल दिया है। नहीं तो वहां पे अमरूद अच्छा खासा पैदा हो रहा था। अब किसान एक ने मारी तो दूसरा सोचता है कि जब ये मार रहा है तो तुम भी दवाई मतलब मारो। तो इसके परिणाम आप ये देख सकते हैं कि आज देश के अंदर मैं कहना चाहूंगा हर 5वां व्यक्ति कैंसर का शिकार हो चुका है। और जिसके घर में कैंसर घुस गया, कोई भी बंदा हो, वो मतलब उसकी माली हालत, वो 10 साल या 20 साल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका पैसा भी लगता है बीमारी में, उसका आदमी भी नहीं बच पाता है। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी बहन है मुझसे 2 साल बड़ी, उसको कैंसर है, और हम कम से कम इतना पैसा लगा चुके हैं कि हम जिंदगी में कभी सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। वो 4th स्टेज में चल रही है, क्योंकि गांव गांव में पहले कभी कैंसर नहीं होता था, आज हर गांव में आपको 2-4 मरीज कैंसर के दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा यूज पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें कम से कम किसानों को ये अवेयर होना पड़ेगा कि कम से कम अपने खाने के लिए अगर वो थोड़ा थोड़ा उगाना शुरू कर दें, अपने खाने के लिए भी उगाना शुरू कर दें, तो कम से कम देखा देखी में और लोग भी उनसे प्रेरित होकर इसकी तरफ आएंगे। आकाश जी ने, अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी पहले, आकाश जी ने चैट में एक क्वेश्चन भेजा है कि क्या क्लाइमेट चेंज सूखे और डिजर्टिफिकेशन को अफेक्ट करता है, और अगर करता है किस तरह से करता है। जैसे साल जो गर्मी का सीजन है काफी लंबा चल रहा है और काफी टेम्परेचर बढ़ चुका है, मतलब हमारा जैसा रेगुलर एक्सपीरियंस है उससे कई ज्यादा है टेम्परेचर एवरेज पे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह से ये चेंजेस के वजह से खेती किसानों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंज ला सकते हैं। देखिए, बिल्कुल उनका सही सवाल है। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है पर्यावरण में हमारे, इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज होने का कारण क्या है, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो बढ़ती आबादी है और पेड़ ना लगाना सभी लोगों का, हमारे देश के अंदर आप सभी शहरों के अंदर देख लीजिएगा, जितनी भी कॉलोनीज हैं उनके अंदर वो पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। सब विदेशी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, चाहे स्ट्रोनिया, चक्रेसिया, जो देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन वो कार्बन डाई और ऑक्सीजन का जो हमारा अनुपात होता है उसको सर्वाइव नहीं कर पाते बिल्कुल भी। तो जो मतलब क्लाइमेट हमारा ये चेंज हो रहा है, सूखे का मेन कारण यही है, क्योंकि समय पर बरसात ना होना। आप देख सकते थे इस साल सबसे ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि मई के महीने में हर साल 1-2 बारिश हो जाती थी, तो जिससे कम से कम राहत मिल जाती थी। और धीरे धीरे, आप मेरी बात का कुछ साथी बुरा मत मानिएगा, हम लोग कभी एसी में नहीं रहते हैं, मुझे अभी पसीने आ रहे हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। अपने आप को एसी से जितना दूर रखेंगे, क्योंकि शहरों के अंदर देखिए, मानिए जब हमारे पिताजी थे, आपके बड़े भी थे, बिना एसी के वो भी जिए हैं। और हर शहर के अंदर कितनी एसी हैं हर घर के अंदर, क्या वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हमारे वातावरण का? वो एसी जब चलती है, आप उसके पीछे खड़े होकर देखिए कितनी गर्म हवा आपको लगेगी। और जब लाखों एसियां रोज चल रही हैं पूरे शहरों के अंदर, तो वो टेम्परेचर जब हमारा बढ़ रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। रही बात पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि औद्योगिकरण इतना हो चुका है कि आप आज मतलब हम जापान जैसे देश को देखते हैं और कनाडा जैसे देश को देखते हैं, और ठंडे प्रदेश हैं, लोग बाग कनाडा भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जीवन आज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ की करीब करीब 50 से 60% जो वहाँ की लैंड है, वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और हरा भरा सारा जंगल है। हम लोगों ने विकास के नाम पर पेड़ पौधों और जंगलों को खत्म कर रहे हैं यहाँ। तो देखिए, जब जंगल खत्म होंगे, पेड़ पौधे खत्म होंगे, तो ये चीजें स्वाभाविक हैं। और सूखा भी आप इसको रोक नहीं सकते, चाहे आप कितनी ही ताकत लगा लीजिए। सरकार को क्या करना होगा, या हम लोगों को, देखो हम तो अवेयर कर सकते हैं सभी लोगों को। हमारी बाढ़ जब आती है किसी एरिया में, वो बाढ़ का पानी बहकर समुद्र में निकल जाता है। हमें
एक दूसरी नदियों को जोड़ना पड़ेगा। हमारा राजस्थान जैसा इतना बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है, यदि वहां पर पानी पहुंच जाए, ड्रिप सिस्टम से लोग खेती करने लग जाएं, मैंने देखा है जितना बाढ़ का पानी हमारा बहकर बेकार चला जाता है, हम किसी तरीके से उसे राजस्थान की तरफ मोड़ दें, तो आप यकीन मानिएगा हम इतने हर खाद्यान्न में हम इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हमें कोई चीज भी देश मतलब इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी बाहर से भी, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो लोग खेती छोड़ रहे हैं, नए लोग खेती छोड़ रहे हैं, वो भी अपनी खेती की तरफ आएंगे। उसका मेन मुख्य कारण पानी है। जी सर। अच्छा, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूँगा, जो ये क्वेश्चन है आकाश जी का। देखिए, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन जो है, ये असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। होता क्या है कि हम लोग पहले सॉइल को खराब करते हैं वेरियस अलग अलग तरीकों से, केमिकल फार्मिंग से, या फिर पेड़ काटने से, या फिर हर जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने से। तो इससे क्या होता है कि इससे सॉइल खराब होती है। क्लाइमेट प्रॉब्लम इज अ सॉइल प्रॉब्लम, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी सॉइल खराब हो रही है। ओके, कार्बन हवा में आता है तो वो जहर हो जाता है, लेकिन वो जब सॉइल में आता है तो वो एक वरदान हो जाता है ना। दैट मीन्स हमें दो चीजें करनी है। सबसे पहले, सॉइल में से जो कार्बन हवा में जा रहा है, ओके, जिसके पीछे का मुख्य कारण है कि भाई सॉइल जो है वो सन को एक्सपोज हो रही है। ओके, मतलब अगर मिट्टी ढकी हुई नहीं है और उस पर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो सॉइल का जो कार्बन है वो हवा में आ रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीज करने की जरूरत है। सबसे पहले, सॉइल में जो कार्बन है उसको बाहर नहीं आने दिया जाए। दूसरी चीज, हवा के कार्बन को खींच के सॉइल में डाला जाए। ये दोनों भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि हमें नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, हमें देसी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें दिखावा या उसमें जो फल फ्रूट उग रहे हैं वो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, राजस्थान में जाटी एक पेड़ होता है, उसको डेजर्ट की तुलसी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें से ही बहुत सारी चीजें निकलती है जो राजस्थान के लोग खाते भी हैं, और कई सारी चीजें एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपके एरिया में जो चीज हो रही है, अगर आप उसको लगाते हैं। दूसरी बात, अगर आप खेती को भी, जैसे आज तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खेतों का साइज छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे फैमिलीज आगे बढ़ती है, भाइयों के बीच में वो बंटवारा होता रहता है, खेत छोटे होते रहते हैं, और वो छोटे होने के बावजूद भी हम उन्हीं खेतों के ऊपर वही तरीके से खेती करते चले जाते हैं कि ठंड के मौसम में हमने सरसों लगा दी, है ना, या फिर उसकी दूसरी फसल के अंदर हमने कुछ और लगा दिया। ये जो मोनोक्रॉपिंग का जो तरीका है, जिसमें कि आप खेत में एक ही चीज की फसल ले रहे हो, इसमें आपको फिट नहीं होने वाला। आपको समझना कि जंगल कैसा होता है। जंगल में अगर आप स्क्वायर फुट की जमीन ले लें तो आपको 10 स्क्वायर फुट में शायद 12-15 चीजें अलग अलग उगती हुई दिख जाएंगी। ये सेम चीज जब आप अपने खेत पे अप्लाई करते हो तो आप 1 एकड़ में 3 से 4 एकड़ की फसल ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए किसान को खुद अपने खेत पे उतरना पड़ेगा। मैं जब गांव जाता हूं और मैं देखता हूं कि आजकल के जो किसान है वो लोग मोटरसाइकिल पे उनको घूमना है, वो लोग पैदल चलना ही नहीं चाहते। जैसे ही खेतों पे काम करने की बारी आती है वो ट्रैक्टर पे चढ़ जाते हैं, और वो ट्रैक्टर पे चढ़ के जाते हैं और हम उनकी जमीन देखते हैं तो 5 एकड़ निकलती है। तो 5 एकड़ की जमीन के लिए आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हो, आपको मेहनत करनी नहीं है और आपको धूप से प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो ये किसानों की भी थोड़ी प्रॉब्लम है जो हमको माननी पड़ेगी। बहुत ही ऑनेस्टली हमको ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसानों ने भी खेती हम करना भूल चुके हैं, किसान एक तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ जो शहरों में जो हो रहा है, वहां पे हम और आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। हम सब बैठे हैं गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होके कि गवर्नमेंट करे ना, पेड़ लगाने तो गवर्नमेंट लगाए। क्यों ये देश, ये धरती पे हम नहीं जिंदा है क्या? तो जब ये धरती हमारी है, इस पे हमारी आने वाली नस्ल यहीं पे ही रहने वाली है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी इस जगह का ध्यान रखें? तो
मैंने खुद बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस देखे हैं जहां पे कि हम लोकल म्युनिसिपैलिटी के पास जाते हैं और उनके ही सर्वेयर को लेके हम खाली जगहें देखते हैं शहरों में अलग अलग, और वहां पे हम वहां की देसी ही पौधे हम लगा देते हैं वहां पे। इसका जीरो एफर्ट है, हम लोग वीकेंड का दिन लेते हैं सैटरडे संडे और हम वहां पे चीजें उगा देते हैं। तो जो भी ये खाली जगह है वहां पर हम लोग मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी करके मिट्टी को ढका रहने दीजिए। ओके, ये जो धरती है ना, ये हमने उधार लिए आने वाली जनरेशन से, ठीक है? तो हमको जैसी मिली थी ना, कम से कम हम वैसी तो कम से कम बिगाड़ के तो ना दे कि आने वाली जनरेशन सोचे ये लोग क्या छोड़ के गए हमारे लिए। ओके, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप इसका गवर्नमेंट के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, आप इसका पिछली जनरेशन के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ओके, जब तक हम लोग सब नहीं समझेंगे कि आपका घर आपने एसी लगा दिया, वहां पे बड़ी ठंडक है, वहां पे रह के आपको अच्छी नींद आ रही है, लेकिन आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, घर में ही थोड़ी बैठे रहेंगे आप। तो ये घर से बाहर निकल के सोचना हम सबको पड़ेगा आज। और अभी जो टेम्परेचर में इस साल जो चेंज आया है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये चेंज 35 में आएगा, 2035। मतलब 11 साल पहले वो सिचुएशन हो गई जो हमने कैलकुलेट तक नहीं की थी। और अगर अभी भी हम लोग नहीं जागे तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जो डिसाइड करेगा धरती का फ्यूचर। ठीक है, तो ये मार्स वार से चक्कर छोड़ो, ये अर्थ जो हमको मिला है ना, इसका ही पहले ध्यान रख लो, इसको ही थोड़ा रहने लायक बना दो, तो ये हमारा काम बहुत हो जाएगा। शुक्रिया अरविंद जी और अरुण जी। आज आप लोगों की वजह से हमें जो जो चीज़ें सीखने को मिली है, आई थिंक हम सभी आज के बाद से ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आज आपने मेंशन की है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर किसान के पास जाके चीज़ें खरीदना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि आपने मेंशन किया कि किसान से कोई चीज़ खरीदते वक्त प्राइस के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम खरीद रहे हैं तो मैं उन चीज़ों एक पे बार्गेनिंग नहीं। बीच में जी रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। जी जितने भी अरुण जी। हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो एक आज एक प्रण ले लें। जिस तरह उनका कोई फैमिली डॉक्टर होता है ना, किसी का फैमिली डॉक्टर हो गया, या कोई अपना बाल कटाने के लिए किसी पार्लर में या नाई के पास जाते हैं, वो पर्सनली होता है कि वो काम अच्छा करता है। अपने आसपास आप एक किसान ढूंढ लें अपने एरिया में। यदि आप सिटी में भी रहते हैं, वहां से आप अपनी छुट्टी के दिन 20-30 किलोमीटर बाहर निकल सकते हैं और गांव में किसी किसान से आप मिलिए। उसको भी अच्छा लगेगा कि सर आप हमें, या तो गेहूं के टाइम पे गेहूं उगाते हैं, हमारे लिए आप इतने क्विंटल आप हमें गेहूं दे दीजिए जो रेट होगा। सरसों के टाइम आप सरसों ले लीजिए, क्योंकि बाजार के अंदर जो सरसों का मस्टर्ड का ऑयल आप खा रहे हैं उसमें भी दिक्कत काफ़ी है। आप उनसे जा करके थोड़ा सा कहें कि सर हमारे लिए थोड़ी हल्दी उगा दीजिए। कुछ ऐसी चीजें जो आप घर में यूज करते हैं। देखिए, आपका भोजन ही आपकी जीवन की जो पद्धति है, जो सर ने बताया, हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीजें जीवन के लिए सबसे जरूरी है, और यही आज दूषित हो चुकी हैं। क्योंकि आने वाली जनरेशन, जो भी हमारी न्यू जनरेशन है, सभी लोगों को इसके ऊपर ये सोशल मीडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, सोशल मीडिया पे अगर हम फोन पर बैठ के ज्ञान एक दूसरे को देखते रहे, और आज की तारीख में एक ट्रेंड काफी चला हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे अपने व्यूज के लिए, लाइक के लिए गरीबों की हेल्प करते दिखते हैं। आपको देखा होगा, वो वीडियो डाल देते हैं कि हम हेल्प कर रहे हैं। या तो शायद वो वीडियो से बाहर निकलना पड़ेगा। और बाकी हम सभी लोग इतने सक्षम हैं। मैं तो एक गांव का हूं, और मैं मतलब आप सभी लोग, जितने भी हम सब लोग आप जुड़े हुए हैं, आप किसी एक किसान की, उसको आप जब उससे मिलेंगे जा करके और उसको आप अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो वो समझेगा। जब उसको रेट अच्छा मिलेगा, उसको देखकर उसके गांव के लोग भी और प्रेरित होंगे। आपने एक किसान अपना चुनना पड़ेगा, जिस तरह फैमिली डॉक्टर चुनते हैं कि सर हमारे लिए आप ये चीज उगा दो। और चलो, आप किसान से भी नहीं ले सकते, आप अपने यहाँ पर मंडी जा सककर
मस्टर्ड खरीद के ला सकते हैं, उसका तेल खुद अपने घर में यूज करवा लीजिए। तिल ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए। देखिए जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे बीच में आ रही हैं, बिचौलिए हैं वो लोग। किसान से लिया, किसान को कोई भाव नहीं मिल पाता है। आप यकीन मानिए किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज हो, हमारे पास क्या है, समय नहीं है। एक दिन का समय आपने अपने घर के, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप एक दिन का समय निकाल सकते हैं। एक महीने में एक दिन का भी समय अगर आपने अपने घर के लिए, खाने पीने के लिए निकाल लिया ना, आज विदेशी कंपनियां खाने पीने की, जैसे KFC वगैरह है, वो हमारे ऊपर राज कर रही हैं। वो पता नहीं किससे सामान लेते हैं, किससे नहीं लेते, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ हमने आज KFC में खाना खा लिया, मैकडोनल्ड में खाना खा लिया, या कहीं पर भी बड़े खुश होकर उनको पैसे देते हैं 400-500 रुपए में। हमने एक छोटा सा आइटम खा लिया कि हाँ हमारी हवा बन गई। तो भाई ये चीज आप बदल दो। अब हम 20 लोग जुड़े हैं, 30 लोग जुड़े हैं, और 10-10, 20-20 को हम समझाएंगे। हम लोग मधुमक्खी पालन से हमने इतना कुछ सीखा है। आप यकीन मानिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था यदि मधुमक्खी खत्म हो गई तो 4 साल में मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा। चाहे आप इसे गूगल पे सर्च कर लो, क्यों वो क्यों खत्म हो जाएगा। फिर मैं दोबारा मधुमक्खी के ऊपर ही आ रहा हूँ। आप क्योंकि हमारी जो फसलें होती हैं सभी का पोलिनेशन हमारी मधुमक्खी करती है। केवल गेहूं का पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है, नहीं तो चाहे बादाम हो, सेब हो, अखरोट हो, जितनी हमारी सब्जियां हैं सभी का पोलिनेशन मधुमक्खियां करती हैं। और मैं आपको एक विडंबना और बताऊंगा, सर हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे राजस्थान से हैं। हमारी जो देसी मधुमक्खी होती थी सर, वो खत्म हो चुकी है अब। क्यों? एक तो पेस्टिसाइड का उपयोग जब से सबसे ज्यादा होने लगा है। एक सर्दी में और बरसात में वो पेड़ों के छत्ते होते थे, वो मर गई। हम एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी है, जो इटालियन मेलिफेरा है, उसको पाल रहे हैं। इस टाइम गर्मी के टाइम पे इनको छाया में भी रखते हैं, और छाया में रखने के साथ साथ इनको आर्टिफिशियल फीड भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये गर्मी में मर जाएंगी भूखी। तो कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी से आप इतनी चीजें सीख सकते हो, और इनको हमने बचा कर रखना पड़ेगा, और तभी हमको भोजन मिलेगा। और अगला दीदी, जिस तरह सर ने श्रीलंका का भी उदाहरण दिया है, यदि हमें श्रीलंका जैसा, श्रीलंका तो चलो जैसे जैसे सर्वाइव करेगा, इंडिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी आबादी दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे है, और हमारा क्षेत्रफल खेती का भी घट चुका है। खेती का हमारा, मैंने देखा है कि हमारे पास बंजर जमीन ज्यादा है, उपजाऊ जमीन हमारे पास नहीं है। केवल पंजाब के अंदर जमीन में खेती हो रही है जी। आप किसी भी टाइम खेती कर लो, हरियाणा में हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार साइड में वो बाढ़ के मारे मर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख लो, वहां पे सूखे के कारण किसान कितने लोग आत्महत्या करते हैं। आप पूरा मध्य प्रदेश देख लो, यदि बारिश नहीं होगी, चाहे उज्जैन का एरिया, इंदौर का एरिया, बारिश नहीं होगी तो वहां पे एक फसल नहीं हो सकती। वहां कुएं भी सूख चुके हैं इस टाइम। मैंने जो देखा है अभी, गुजरात के अंदर भी यही हालात है। तो उपजाऊ जमीन और जहाँ पर पानी 12 मास है, वो हमारे कुछ ही एरिया हैं। तो इन चीजों को हमने अभी से संजो कर रखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। शुक्रिया अरविंद जी। आई थिंक आपने जो हम सभी के लिए ये चीज़ें याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के हमारे वेबिनार के थ्रू हमारा इंटेंशन ही यही था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख सके जो कि हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कर सके, और एक छोटा या फिर बड़ा कुछ भी एक चेंज ला सके, ताकि हम मदद कर सके सब किसी की। तो हमारा समय मैं पहले बात तो ये अरविंद जी और अरुण जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आप दोनों के वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जाने से पहले मैं एक कोट कहना चाहूँगी कि देश की प्रगति है तब तक अधूरी, किसान के विकास के बिना ना होगी पूरी। आई थिंक आज का पूरा जो भी हमने डिस्कशन किया है, ये बहुत अच्छे से समराइज करता है। सो थैंक यू अरुण जी, अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी कोई जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को आज अटेंड किया है। आई होप हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि हम रोज की जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे, और हैप्पी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ड्रॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू।